नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत करें पंजाब की खबर से, जहां पर कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ में उनके आवास से उन्हें आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान खेरा फेसबुक पर लाइव भी हुए और पुलिस अधिकारियों से बहस करते हुए नजर आए। पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद खेरा को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस सत्तारूढ़ पंजाब में, और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई है। लगातार कई मसलों पर दोनों पार्टियों के बीच वहां पंजाब में खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में इस गिरफ्तारी का असर विपक्षी गठबंधन INDIA पर भी देखने को मिल सकता है। पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? सुखपाल सिंह खेरा दा राइट हैंड सी, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਚ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि सुखपाल सिंह खेरा जिहदे ते नशा तस्करी दे एलीगेशन है, दोष है, उन्हां ते कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो सकती है। बाकी जिहड़े नाल क्यू सीगे गुरदेव सिंह, मनजीत सिंह, अदर्स 9, उन्हां नूं कन्विक्शन हुंदी है। मेरे वीरों ते भराओ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूसरी गल, मैनू बहुत अफसोस है यूटी पुलिस उत्ते, क्योंकि यूटी जिहड़ी है इहदे उत्ते पंजाब पुलिस डायरैक्टली किसी के घर को एंटर नहीं कर सकती। जो कानून कहता है कि पहले SSP चंडीगढ़ को इजाजत लेनी पैंदी है, फिर जिस सैक्टर में सुखपाल सिंह खेरा जी का घर सी, उस पुलिस स्टेशन का SHO नूं अरैसट वारंट कचहरी दे विखाने चाहिए, ਤੇ फिर लोकल पुलिस नाल जाएगी, फिर ही तुसीं किसी को अरेस्ट कर सकते। पंजाब पुलिस का जिस तरह से आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आतंकवाद के वक्त में ही ऐसे इस्तेमाल किया गया 1980 और 1990 के दशक में। कोई आदमी अक्यूज्ड है, उसको पुलिस सम्मन करे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए, वो जवाब नहीं देता उसको अरेस्ट करे। ये पंजाब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब पुलिस को, अब ये क्या है, भोले भाले लोगों को भी इस्तेमाल करेगी, अरेस्ट करेगी, उनके ऊपर नाजायज केस डालेगी। क्योंकि जब आप गलत काम कराते हो तो फिर पुलिस भी गलत काम करती है, अपने लिए भी पैसे इकट्ठे करने के लिए भी गलत काम अब करेगी। तो ये मुझे लगता है पंजाब के लिए एक दोबारा से काले दौर की शुरुआत है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ चंडीगढ़ से इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, यह भी खबर आई है कि 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या दलीलें दी गई हैं अदालत में? जी देखिए, कोर्ट में जो है पंजाब पुलिस ने हालांकि 7 दिनों की कस्टडी की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन की कस्टडी ही ग्रांट की है। दलीलों में वही बातें हैं जो अभी सरकारी वकील से या सुखपाल खेरा के वकील की तरफ से जो वक्तव्य आया है वो यही है कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि ये कोई ड्रग रैकेट जो है लोकल ड्रग रैकेट नहीं था, बल्कि इसका इंटरनेशनल सिंडिकेट है। इसके तार जो है पाकिस्तान की तरफ भी स्मगलर से जुड़े हैं और UK में भी इसके तार जुड़े हैं। इसमें खास बात यह है इस पूरे मामले में कि 2015 का मामला है, इसमें 9 लोग जो हैं उनकी सजा पूरी हो गई थी और उसके बाद जो है सुखपाल खेरा का नाम इस केस में एडिशनल अक्यूज के तौर पर जोड़ा गया। इस पूरे मामले को लेकर सुखपाल खेरा सुप्रीम कोर्ट जाकर ये दलील देते हैं कि जब इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मुझे अक्यूज क्यों बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम राहत के तौर पर यह कहा कि सुखपाल खेरा को आप समन नहीं कर सकते हैं इस केस में, और अगर समन करना भी है लोअर कोर्ट को तो उन्हें इस पूरे मामला जो FIR दर्ज है उसमें या तो सजा सुनाएं या लोगों को बरी करें। जब ऐसा कोई एक फैसला आ जाए तब एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन सुखपाल खेरा के खिलाफ आप शुरू कर सकते हैं। तो लोअर कोर्ट ने उस मामले में जब 9 लोगों को सजा सुना दी और सुप्रीम कोर्ट के इस वक्तव्य के बाद जो है पंजाब सरकार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश की पालना करते हुए इस साल अप्रैल में सुखपाल खेरा के खिलाफ उसी FIR में
हमने दोबारा से जांच शुरू की। जांच में कुछ नए तथ्य सामने आए, उस तथ्यों के हिसाब से कि सुखपाल खैरा के तार कैसे उन लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज की है। इसमें जो राजनीतिक इसके मतलब हैं अखिलेश, वो ये हैं कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के साथ हमने पहले भी देखा है कि किस तरह अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त, जब अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है यहाँ पर बहुत बेरुखी थी उनके एमएलएज में, पंजाब के एमएलएज में, लेकिन हाईकमांड ने कोई उस वक्त समय से निर्णय न लेते हुए 2021 में उनको अचानक हटा दिया। इसी तरह जो आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस के बीच यहाँ पंजाब में जो तनातनी चल रही है, कुछ दिन पहले जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है असेंबली के, यानी पंजाब कांग्रेस के एमएलए हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने बयान दिया कि 32 आप विधायक हमारी टच में हैं। उसका जवाब फिर भगवंत मान ने जो है अपने ट्वीट पे उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए दिया। तो ये अनबन जो चल रहा है, इसका राजनीतिक मतलब ये है कि इंडिया अलायंस जो है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में किस तरह से एक बैलेंस मेंटेन करती है, वो बड़ा मोहम्मद गजाली, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और जो बात मोहम्मद गजाली कह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हुई है, क्या INDIA गठबंधन पर भी इसका असर हो सकता है? जैसा कि गजाली भी बता रहे थे कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की राज्य इकाइयां पहले से ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई मुद्दों पर INDIA के घटक दलों में मतभेद देखने को मिले हैं। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही आपकी जो सरकार है पंजाब में, उसको गिरा दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पलटवार किया था। और इसी बीच बाजवा और केजरीवाल ने दोनों ने यह भी कहा था कि जो 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब की, सभी पर कांग्रेस अकेले अपने बूते पर लड़ेगी, और केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी लगातार वो उन पर हमलावर हैं। वहीं सनातन धर्म के मुद्दे पर तमिलनाडु में DMK नेताओं की जो टिप्पणी आई, उसके बाद गठबंधन के अन्य सहयोगी दल इससे असहज हो गए। वैसे ही कावेरी जल विवाद के चलते कांग्रेस शासित कर्नाटक और DMK शासित तमिलनाडु में टकराव है। और वही CPI ये कह चुकी कि राहुल गांधी को केरल के वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो INDIA के जो घटक दल हैं उनके आपसी मतभेदों को उजागर कर रही है। लेकिन हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। जगरूप सिंह सेखो साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और रविंदर सिंह रॉबिन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले रॉबिन सर, आपके पास आऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो टकराव हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, खासतौर से ये गिरफ्तारी को लेकर? अखिलेश जी, पंजाब में पहली बात तो क्या सीधे तौर पे तो यह है कि एक जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और सुखपाल खैरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी जो INDIA की अलायंस में है भी नहीं, वो भी सुखपाल खैरा की तरफदारी कर रहे हैं, उनके लिए आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनके लिए आगे आई है जो कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस ने तो आना ही था। शिरोमणि अकाली दल जो कांग्रेस के कट्टर दुश्मन समझी जाती है, उनके प्रवक्ता ने भी आज उनकी फेवर में बात की है। तो सुखपाल खैरा एक तरह का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बाकी सभी को। लेकिन वो कितना कारागार होता है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। सभी लोग अभी फिलहाल के लिए यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विंडेक्टिव हो रही है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी अभी तक किया है वो सीधा लीडर्स के ऊपर अटैक किया है, चाहे वो मनप्रीत बादल पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, फिर कांग्रेस में थे, अब वो भाजपा के साथ है, उनके ऊपर किया। उसके बाद कांग्रेस के कुछ लोग अंदर किए हैं। सुखपाल खैरा के पास जाने के बाद अब सभी दलों का ये कहना कि आम आदमी पार्टी विंडेक्टिव राजनीति कर रही है, एक दुश्मनी की राजनीति कर रही है, वो किस तरह साबित करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर सभी को जरूर एक तरह से एक टेम्परेचर जरूर पंजाब में गर्म कर दिया गया है। बिल्कुल। शेखो साहब, आपके पास आऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं कि जो INDIA के घटक दल हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दोनों साथ आए हैं। 3 बैठक हो चुकी हैं, पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, तीनों में बैठक में साथ साथ दिखाई दिए। लेकिन जब जमीन पर बात आती है, जब जहां पर सरकारें वहां की बात आती है, तो इस तरह से अपने सहयोगी दल के एक विधायक की गिरफ्तारी, ये किस तरह से असर डालेगा? पहली बात तो यह है कि धरातल लेवल पे मेरे को नहीं लगता था कि जो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कि इनके अलायंस की पॉसिबिलिटी होनी थी। अगर अलायंस होता भी तो उसमें रेबल लोग बहुत खड़े हो जाते,
क्योंकि पोल अपार्ट है, जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, भले ही ये दो बड़े धड़े हैं, ये बिल्कुल कोई किसी भी लेवल पे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी बात ये अभी मेरे साथी ने की है, आज भगत सिंह का पवित्र दिहाड़ा, जन्म दिहाड़ा जो था सारे पंजाब में मनाया जा रहा था, और उस समय में जिस तरीके से जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है ड्यू प्रोसेस लॉ, कहाँ है जिन चीजों की ये बातें करते होते, जस्ट उसके अपोजिट जाके खेरा साहब को बाद में भी पकड़ा जाता। ठीक है, वो किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो तो उनको भुगतना पड़ेगा उस बात का, पर जिस तरीके से इन्होंने ये सारा आज का जो सारा दिन का पूरी घटना चक्कर है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसी तरीके से जो खेरा साहब है को आइकॉन बन गए। ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस में वही वाहिद आदमी है जो क्वेश्चन रेज करते थे। अभी थोड़ी देर पहले एक शाही मैरिज भी हुई थी आम आदमी पार्टी के परिवार में, उसके बारे में क्वेश्चन किए थे, और बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन करते हैं, डेली रेगुलरली लोगों को वो एड्रेस करते हैं। वो स्ट्रीट फाइटर हैं, पर आज तक जो उनका कद था वो एक पार्टी के सिपाही के तौर पे था, पर आज वो इंडिपेंडेंटली एक ऐसा अमर्ज हो गया कि जो लोगों का, पर्टिकुलरली पंजाब में जो है, कोई ना कोई ऐसे हीरो की तलाश रहती है कि जिसमें लोग जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आम आदमी पार्टी का जो एक्शन है, जिस तरीके से लिया गया और जिस तरीके से उनको जो अरेस्ट किया गया और जो उनके साथ व्यवहार किया, उसी से ये इनका अलायंस की तो बात बहुत दूर की है। इसी से मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी लोगों की जो इमेजिनेशन का हिस्सा था, वो तो पहले उनका डिक्लाइन, काफी लोग पीछे हट रहे थे, पर इसके बाद इनका जो आने वाली, मेरे को लगता है कि जो आने वाली इलेक्शंस होंगी उनके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन इन्हें किए। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अकालियों ने शुरू किया था, उन्होंने उसका जो खमियाजा भुगता, कांग्रेस के समय भी था। तो मेरा ख्याल है भी इससे बड़ी जो आज जिस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जिस तरीके से अरेस्ट किया, उसके घर में जाके, ये बात है जगरूप जी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आरोप भी हैं, गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं ड्रग्स को लेकर के, और एक बार पहले भी उनकी गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है, ईडी ने भी गिरफ्तारी की थी। लेकिन रविंदर जी, आपको लाना चाहूंगा, जो बात बाजवा जी ने कही थी कुछ दिनों पहले, जिसको लेकर के कि दरार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में साफ दिखी थी कि जो एमएलए हैं इतनी भारी संख्या में उनके साथ है, ये दावा किया था सरकार हम गिरा देंगे, ये भी उन्होंने बात कही थी। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी एक कारण रहा है जिसके चलते ये आज का पूरा एपिसोड हुआ है? मैं ये भी समझता हूं कि प्रताप सिंह बाजवा जो ओपोजिशन के लीडर भी हैं, उनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपनी जो उनकी पोजीशन है वो भी देखनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि धरातल में ग्राउंड लेवल पे दोनों वर्कर्स ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने पिछले 2 इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, और उन अभी भी हैं। वो जो नेशनल लेवल पे जो इनकी मुआहिदा हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उस वोट बैंक को, अपने वर्कर को भी देखते हैं। उनको शांत करने के लिए उनका जो दावा था, वो दावा एक बार पहले भी किया गया। ऐसा भी बात की गई कि आम आदमी पार्टी के 40 विधायक किसी एक फलां पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वो नहीं हुआ था। अब भी उन्होंने 32 बंदों की बात की है कि हमारे पास उनके टच में है वो लोग। हो सकता है 2, 4, 10, 5 कुछ टच में हो, लेकिन वो कैसे मटेरियलाइज होंगे ये उन्होंने कोई इसका रूपरेखा नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि 2024 के इलेक्शन के बाद उन्होंने ये एक भविष्यवाणी की कि आप देखना कि आम आदमी पार्टी किस तरह बिखरती है। ये राजनीतिक लोगों का, अखिलेश जी आप अच्छी तरह जानते हैं, वो सपने लोगों को भी दिखाते हैं, अपने वर्कर्स को भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 के इलेक्शन के जब आएंगे उसमें ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल। और जगरूप जी, जाते जाते आपसे टिप्पणी लूंगा, जो बात आपने कही थी कि नदी के जैसे 2 पार्ट होते हैं, वैसे अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो गए हैं, इन दोनों का मिलन असंभव लगता है आपको, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी, जिस तरह की राजनीति में होता है कि जब जरूरत होती है आप अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ते हैं, सामने वालों को हराने के लिए लड़ते हैं, आपको लगता है अब भी कोई सुलह सफाई की गुंजाइश बची है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच? मेरे ख्याल इनकी सुलह हो भी जाए, लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। इनकी सुलह का मतलब तब होगा अगर लोग 2+2 4 होंगे, वो बात नहीं होगी। अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सारा है जो एंटी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है, हो सकता है आमने सामने लड़ेंगे। हाँ, ये भी हमको लगता है कि अगर ये दोनों पार्टियां आमो सामने लड़ती हैं तो मुकाबला इनके बीच में होगा। जो तीसरी धਿਰ है बीजेपी, अकाली दल बड़ी, वो उनको एडवांटेज नहीं है। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो वो अपने आप एक और इंडिपेंडेंट जो है सामने अपनी धਿਰ खड़ी कर सकते हैं।
पोस्ट पोल अलायंस में जाके इलेक्शंस के बाद नेचुरली कोई ना कोई पॉसिबिलिटी, अगर जिनके भी जीत के आएंगे वो तो वहां इकट्ठे होंगे। मेरे को इस समय नहीं लगता कि अगर प्री इलेक्शन अलायंस होता है, अगर हो भी जाता है, लेट्स सी दैट, उसका इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते। जिस किस्म की राजनीति ये दोनों पार्टियों ने की है, लोगों के मुद्दे हाशिए पे है। जिस वजह से लोगों ने आम आदमी पार्टी को पावर में लेके आए थे मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए, चाहे किसानी था, बेरोजगारी था, बच्चों का प्रवास था, या लॉ एंड ऑर्डर था, ड्रग का इशू था, वो इशू सारे साइड लाइन हो गए। तो इसलिए ये दोनों भी लोगों की आंखों के तारे नहीं है, पर वो होता है ऐसा है कि आपको कई बार लेसर इवल जो उसको चुनना पड़ता है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इनका अलायंस इलेक्शन से पहले कोई ना कोई अलायंस होगा, अगर होगा वो सक्सेसफुल होगा। शुक्रिया आपका जगरूप जी और रविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि कुछ देर पहले की अभी तस्वीरें हैं जब कोर्ट में पेश किया गया था। 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये आपको बता देते हैं कि 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सुखपाल सिंह खेरा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, इन्हें अब से कुछ देर पहले अदालत में पेश किया गया था और 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार को 29 सितंबर को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और कई स्टेक होल्डर से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। गुजरात के अहमदाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स एक महिला को बुरी तरह पीट रहा है। यह वीडियो अहमदाबाद के पॉश इलाके सिंधु भवन रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर का है। पीड़िता नागालैंड की रहने वाली है जो स्पा सेंटर में काम करती है। 4 मिनट के इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्पा का मालिक मोहसिन महिला को बेरहमी से पीट रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। बोडकदेव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत स्पा के मालिक मोहसिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद मोहसिन को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर गई, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि वो बाहर गया है। और वहीं मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक खा गए। ये पैसे एक महिला ने अपने लॉकर में रखे थे। बैंक के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। मुरादाबाद के आशियाना इलाके में रहने वाली अलका पाठक ने अपनी बेटी की शादी के लिए अक्टूबर 2022 में जेवरों के साथ 18 लाख रुपए भी लपेट कर रखे थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को बैंक ने उन्हें केवाईसी अपडेट करने के लिए बुलाया था। बैंक जाकर जब उन्होंने अपना लॉकर खोला तो उनके होश उड़ गए। काली पन्नी में रखे उनके सारे नोट दीमक चाट गए। और 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे गणपति जी का विसर्जन। आज अनंत चतुर्दशी है। आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की खास धूम रहती है। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज बप्पा विदा ले रहे हैं। आज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। मुंबई पुलिस के कई अधिकारी और हजारों जवान सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। लाल बाग के राजा की सवारी विसर्जन के लिए निकली है। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हैं।10 दिन के गणपति की पूजा अर्चना के साथ आज जब विदाई का दिन होता है तो लोग बड़ी संख्या में आते हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ भक्ति भाव तो होता ही है, लेकिन एक बड़ी बात होती है कि बप्पा के स्वागत करने के लिए एक होड़ लगी रहती है। मैं इस समय परल में लालबाग के पास हूँ। यहाँ देखिए अलग अलग मंच बने हुए हैं। ये शॉप बिल्डिंग है। पुष्प दृष्टि यहाँ से ऊपर जो आप देख रहे हैं, जब भी गणपति बप्पा नीचे से कोई जाते हैं तो ये वहाँ से पुष्प दृष्टि की जाती है। जैसे अभी गणेश जी की एक मूर्ति है तो यहाँ से जैसे ही ये इसके नीचे आएगी पुष्प दृष्टि की जाएगी और होड़ लगी रहती है गणपति बप्पा के स्वागत में। जैसे फिलहाल हम खड़े हैं तो ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मंच है। आगे
भारतीय जनता पार्टी है उसका मंच है और सभी की तरफ से कोशिश यही होती है कि स्वागत की जाए, स्वागत का हो रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एमएनएस के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर जी। सर, किस तरह का भाव है मन में और कैसे माहौल है? लोगों में बहुत उत्साह है। पिछले कई साल गणपति कोविड की वजह से नहीं हुआ था, अब यहाँ आप देखेंगे 2 साल से लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग धूमधाम से गणेशोत्सव मना रहे हैं। ना केवल हिंदुओं में है, ये हिंदुओं के साथ क्रिश्चियन लोग हो, मुसलमान लोग हो, जैन लोग हो या बुद्ध लोग हो, सब धर्म के लोग अभी गणपति ला रहे और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और सब पार्टियां भी होड़ लगाई हुई है स्वागत करने के लिए। इलेक्शन आया है तो सब पार्टियां लगा दिए। हम तो कई साल करते आए, हमारे लिए तो कोई नई बात है ही नहीं। मगर गणपति बापा बोलेगा तो एक जोश है और विघ्न हरता है बोलेगा तो सब विघ्न दूर होना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो देखिए किस तरह से पुष्प वृष्टि यहाँ पर की गई और ऐसे ही जितनी भी बड़ी गणेश मूर्तियां जा रही है यहाँ पर भव्य सभी गणेश मूर्तियों का स्वागत किया जा रहा है पुष्प वृष्टि से। अलग अलग जो गणपति पंडाल है उनकी तरफ से, चूंकि जैसा कि बताया बाला नांदगांवकर ने कि चूंकि चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक पार्टियों में भी होड़ है कि कैसे लोग तक पहुंचे और लिहाजा अलग अलग राज्यों के गणेश मंडल जो है गणपति विसर्जन में के दौरान गणपति को बापा को विदाई देने के लिए उत्सुक हैं और आपस में एक दूसरे की होड़ लगी हुई है गणपति बापा का स्वागत करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गिरगांव इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुंबई में गणेश विसर्जन की जो छटा है वो देखते ही बनती है। इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा रहे सुतार गली के ये राजा है और पिछले कई सालों से मनोभावे इस भगवान गणेश की मूर्ति की ये मंडल जो है यहाँ पर स्थापना करता रहा है और आज 10 दिनों तक स्थापना करने के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की इस मूर्ति को विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और उसके पहले आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त मुंबई के गिरगांव इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो भक्त है उनमें किसी भी तरह का उत्साह जो है कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही शानदार और मनमोहक ऐसी ये भगवान गणेश की मूर्ति है। लगभग जो जानकारी बताई जा रही है उसके मुताबिक 20 फुट लंबी ये मूर्ति है और गिरगांव चौपाटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बड़ी गणपति प्रतिमाएं होती है उनको यहाँ पर विसर्जित किया जाता है। और ये विशेषता है कि गिरगांव चौपाटी में बड़ी संख्या में बड़ी गणपतियों की मूर्ति को यहाँ पर विसर्जित करने के लिए लाया जाता है। उस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, पिछले 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना मने भावे पूजा करने के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन सभी लोग एक साथ यहाँ पर पहुंचकर भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो मुंबई की अगर बात की जाए और खास तौर से इस इलाके की बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हुजूम इस छटा को देखने के लिए, इस पर्व को में शामिल होने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस उत्सव को देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। लगभग 7000 सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र जालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की साज सज्जा से जुड़े मामले में सीबीआई की जांच शुरू हुई है। केंद्रीय एजेंसी बंगले में हुए काम में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच कर रही है। केजरीवाल ने आज कहा कि बीजेपी कितनी भी जांच करा ले, कुछ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी।
कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्रियों और कई स्टेक होल्डर्स से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।